मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, तालीमी इदारे तो 15 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही महकमे सेहत की जानिब से प्लानिंग्स भी की जा रही हैं कि तालीमी इदारों में कोरोना वायरस की स्मार्ट सैम्पलिंग भी की जाएगी ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। इब्तदाई तौर पर 986 हाई रिस्क तालीमी इदारों में सैम्पलिंग मुहिम चलाई जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से बाकायदा मनसूबाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ की सबसे बड़ी खबर, 2 बड़ों के तनाज़े का ड्रॉप सीन IG साहब की तब्दीली के साथ हुआ है। शुएब दस्तगीर को ओहदे से हटाकर इनाम कनी को IG पंजाब तैनात कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में तो मुसलसल तब्दीलियां जारी हैं। 2 साल में 5 बार IG तब्दील किए जा चुके हैं, लेकिन अवाम की जिंदगी में कोई खुशगवार तब्दीली ताहाल दिखाई नहीं दे रही और ना ही इस हवाले से कोई संजीदगी दिखाई देती है। प्रोग्राम में इस हवाले से डिटेल बात करने वाले हैं आज के। बारिशों के मौसम की बात करें और शहरियों की मौसाल की बात करें तो लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी बारिशों का आसान तरीन हदफ बन चुकी है। बारिशों के बाद यहाँ खड़े होने वाले पानी से ताफुन ज़दा सब्जियां और फल तमाम शहर में सप्लाई होने लगे हैं। मंडी की अपग्रेडेशन के लिए 145 मिलियन रुपए का मंसूबा जल्द शुरू किया जा रहा है, ऐसा कहना है इंतजामिया की जानिब से। मजीद क्या कहा गया, सोहेल कैसे रिपोर्ट में बताएंगे। रोना एक मरतबा फिर लाहौर की 205 किनाल अराजी पर मुहित सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी का है। यहाँ बेहतरी के मंसूबों की बाबत एक अरसे से खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। इन हालात में जब तेज बारिश हो जाए तो फिर ये इलाका कचरा कुंडी का रूप धार लेता है। लोग बहुत परेशान है, पानी इतना ज्यादा खड़ा हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। ये एक साइड पे देखें कितना पानी खड़ा है, आप खुद देख सकते हैं। पल्लेदार बेचारे बहुत जलील हो रहे हैं, गड्डियां कढ़ाना से असी बहुत जलील होने हैं। बहुत गंदा मुकाम है इस मंडी का। आपके एक मरतबा फिर हुक्काम की तरफ से नवीद सुनाई गई है कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए 145 मिलियन रुपए का मंसूबा जल्द शुरू किया जा रहा है। मंसूबे के तहत नई सड़कों की तामीर, मार्केट कमेटी के दफातर की अपग्रेडेशन और नया सीवरेज सिस्टम कायम किया जाएगा। सीवरेज सिस्टम की जो मयाद है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हम अपने तौर पर उसको मुरम्मत करवाते रहते हैं उसके लिए, लेकिन वो एक नए सीवरेज सिस्टम की ज़रूरत है। तो हम वासा के साथ भी, वासा अथॉरिटीज़ के साथ जो, और हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं डिपार्टमेंट की, उनके साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट उनकी अप्रूवल की देर है। इंशाल्लाह ताला आने वाला जो मानसून होगा वो बहुत बेहतर होगा। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि मंसूबे की तकमील से मंडी में रोजाना आने वाले कम से कम 25,000 अफराद के लिए आसानी पैदा होगी। लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी की हालत संवारने के लिए हुकूमती सतह पर भारी मालियत के मंसूबे की नवीद तो सुनाई गई है, लेकिन बात तो उसी दिन बनना शुरू होगी जिस दिन ये मंसूबा ज़मीन पर अमली शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सोहेल कैसर, लाहौर। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं जी डेंगू मच्छर के हवाले से, जो कि शहर में मौजूद है और कुछ शहरियों को परेशान भी कर रहा है। इसी हवाले से अफसरान के दौरे भी जारी हैं और DC लाहौर दानिश अफजाल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे करके डेंगू सूरत हाल और पनाहगाहों के इंतजाम का जायजा लिया है। दौरों का अहवाल इमरान मलिक की रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी दौरे। दानिश अफजाल ने डेंगू सूरत हाल और पनाहगाहों के इंतजामात का जायजा लिया। DC लाहौर ने इचरा बाजार में डेंगू की रोकथाम करने वाली टीमों की वर्किंग चेक की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सफदर विर्क ने डेंगू लार्वा बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने अफसरों को हिदायत दी कि तमाम फील्ड वर्कर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, शहरियों को डेंगू बारे ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए। DC लाहौर ने तहसील मॉडल टाउन में पनाहगाहों का अचानक दौरा भी किया। इचरा स्टाफ और काहना में कायम किए जाने वाले पनाहगाहों के दौरे किए। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामिया से बातचीत की और यहाँ मौजूद इंतजामात का जायजा लिया। दानिश अफजाल ने खाने की क्वालिटी चेक की और इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि लंगर खानों की तामीर का मकसद नादार अफराद को सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर एडिशनल DC सफदर हुसैन विरक और AC मॉडल टाउन जीशान नसरुल्ला रांझा भी मौजूद रहे। कैमरा टीम के हमरा इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, DC लाहौर दानिश अफजाल एक बार फिर से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात के लिए वो शहर के दौरे भी कर रहे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा, DC लाहौर की जानिब से पनाहगाहों का भी दौरा सामने आया, डेंगू की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। बरहम नजर आए हैं या फिर तसल्ली बख्श करार दिया है सूरत हाल को?
जी बिल्कुल मुझे क्योंकि शहर लाहौर में मसाइल आपको सामने ही हैं और इस वाले से जो है डेंगू जो है वो इस वक्त कोरोना के बाद दूसरा बड़ा मर्ज है कि जो शहर में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है और हालिया बारिशों के बाद जो पॉन्डिंग एरियाज हैं उनको खास तौर पर चेक किया जा रहा है और इस वाले से शहर लाहौर में डेंगू लार्वा की तलफी के लिए रोजाना टीमें तो निकलती हैं मगर उनकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत जरूरी है, जिसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर और दानिश अफजाल ने कल 3 से 4 जगहों का दौरा किया है और जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने स्टाफ की हाजिरी को चेक किया है, इंतजाम को चेक किया है, टॉप ऑफ इंडोर आउटडोर जो है वो सर्विलेंस की है और इसके बाद जो है साथ ही उन्होंने लंगर खानों की तरफ भी मूव हुए हैं और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इचरा का मुकाम और टाउनशिप को खास तौर पर चेक किया जो VVIP है, क्योंकि PM पाकिस्तान जो है वो इमरान खान उन्होंने परसों रात जो है वो लंगर खाने पर गए हैं, जिसके बाद पंजाब की इंतजामिया भी जो है वो मुतहरिक है कि कहीं पे भी कोई भी VVIP शख्सियात में से कोई आ सकता है, जिस पर DC लाहौर ने कल जो है वो टाउनशिप और इचरा के मुकाम को चेक किया, जहाँ पर CM वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आने की शुनीद भी है कि वो किसी लंगर खाने पर आ सकते हैं, जिसमें उन्होंने तमाम लंगर खानों का जायजा लिया और बाकायदा तौर पर शहर में मौजूद इस वक्त जो लंगर खाने बनाए गए हैं जहाँ जहाँ पे इस वक्त पनाह गाहें थी, पहले 6 पनाह गाहें थी। हमें ये बताइए कि DC साहब की नजर महंगाई पे कब पड़ेगी, बाजारों का रुख वो कब करेंगे, महंगाई को कब कंट्रोल किया जाएगा, चीनी आटा कब मिलेगा मुकर्ररा कीमतों पर? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस वाले से तमाम क्योंकि आपके सामने इंतजामिया जो है वो हमेशा ही यही कहती है कि जी हमने इतने चलान कर दिए हैं, इतनी FIR कर दी हैं और इस वाले से इतनी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर ले आते हैं, जैसा कि आज भी जो है वो ज़िला इंतजामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। 382 मकामात को चेक किया गया है, 34 खिलाफवर्जियां पाई गई हैं, 62,000 रुपए के करीब जुर्माने किए गए हैं, मगर शहर में महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं हो पा रहा, जिसमें आटा चीनी तो दूर की बात है, जो घरों में कम जो पैसों में आने वाली चीजें वो भी महंगी मिल रही हैं, जिसमें खास तौर पर सब्जी हो गई, टमाटर हो गया, आलू हो गए। आटा की तो सूरत हाल 4 माह से हुकूमत जिला इंतजामिया क्या पूरी हुकूमत जो है वो बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और सूरत हाल के हवाले से आप हमें बता रहे थे कि मुसलसल जिला इंतजामिया की जानिब से रिपोर्ट आती है जी इतनी FIRs हो गई हैं, इतने जुर्माने हो गए हैं, इतने गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन उनके नताइज क्या निकलते हैं? उनके नताइज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, आवाम अभी भी मुसीबत में ही है। दूसरी जानिब बात करें जी कुछ अहम केसेस के हवाले से, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने के मामले पर चीफ सेक्रेटरी की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस ने शोकॉज नोटिस भी वापस ले लिया है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन अली आगा समेत 2 अफसरान को तौहीन अदालत नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी गई है। डिटेल्स क्या है, मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट में बताएंगे। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने के खिलाफ दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने दरखास्तों पर समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक समेत 3 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पेश हुए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने बावर कराया कि नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बावजूद लोगों को सजा हुई। ब्यूरोक्रेसी मशरिक और मगरिब को यकजा करती रही है। पहले चीफ सेक्रेटरी जो लिखता था वो कानून बन जाता था, लेकिन आला अदलिया के फैसले के बाद काबीना की मंजूरी लाजिम हो गई। और हाई कोर्ट ने अफसोस का इजहार किया कि अदालती अहकामात को निचली सतह तक नहीं पहुंचाया गया। समझा जाता है कि कोई गैर मुल्की पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरेगा तो उसे पाकिस्तानी कवानीन का इल्म होता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेसी को कवानीन का इल्म ना हो? चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली और हिदायत की है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर हुकाम अपना जवाब दाखिल कराएं। फिर तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि मजीद कार्रवाई 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई की डिटेल्स आपने जानी है, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो फिर खास तौर पर हमने बात करनी है जी 2 बड़ों के तनाज़े में आज जी पंजाब साहब की तब्दीली की गई है और उसके बाद मामला कुछ सुलझा है। इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ बड़ी तब्दीली के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि IG पंजाब को एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया है।
पीटीआई दौरे हुकूमत में ये छठे आईजी हैं, जबकि 5वीं बार आईजी तब्दील हो चुके हैं। 2018 की बात की जाए तो सैयद कलीम इमाम आईजी पंजाब पुलिस रहे, वो गए तो मोहम्मद ताहिर सिर्फ 1 माह के लिए आईजी की सीट पर रहे। उसके बाद अमजद जावेद सलीमी साहब आ गए, वो गए तो आरिफ नवाज खान साहब आ गए, वो गए तो शुएब दस्तगीर साहब आ गए। अब शुएब दस्तगीर साहब गए हैं तो उनकी जगह इनाम खनी साहब आ गए हैं। ये इतनी तब्दीलियां जो की जा रही हैं, इसके पीछे एक पूरा तनाज़ा था जो अभी आईजी की नई तकर्री हुई है, उस तनाज़े पे भी बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे बात करेंगे कि छठे आईजी आ गए, लेकिन महकमा पुलिस में तब्दीली क्या आई? क्या लोगों को सहूलत हो गई? क्या पुलिस के रवैये तब्दील हो गए? क्या पुलिस महकमे में रिफॉर्म्स आ गई जो लाई जानी थी? अपग्रेड हो गया? इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद हमारे साथ मौजूद है। उमर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये पूरा का पूरा एक मामला था, एक झगड़ा, एक तनाज़ा था जिसके बिना पर कल ये एक बड़ा फैसला सामने आया। तनाज़ा क्या था? पस मंजर बताइए हमें पहले। शुएब दस्तगीर की रेपुटेशन जो है पंजाब पुलिस में, वो काफ़ी सख्त गिर अफसर हैं और असूल पसंद हैं और सिफारिश नहीं मानते। इसी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनको आईजी पंजाब तैनात कर दिया। जब वो पंजाब में आके लग गए तो पंजाब के अंदर सियासतदानों के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। सियासतदान जो हैं वो अपने तकर्रर और तबादले कराने के लिए कोशिशें करते हैं और बहुत सी ऐसी उनकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं पुलिस से जो वो चाहते हैं कि वो पूरी कर दें। आईजी पंजाब जो थे वो उसके अंदर बहुत बड़ी हर्डल थे और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भी मुतअद्दिद दफ़ा जब उनसे कोई सिफारिश की तो उन्होंने मेरिट के ऊपर उस सिफारिश को एंटरटेन किया, जिसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब भी चाहते थे कि वो तब्दील हो जाएं। फिर कुछ अरसे के बाद जुल्फ़िकार हमीद साहब जो CCPO लाहौर थे साबका, उनसे इसी तरह के मामलात हुए। उन्होंने भी मेरिट के ऊपर जब चीज़ों को एंटरटेन किया तो ये शिकायत जो थी वो आईजी पंजाब तक गई और आईजी पंजाब ने कहा कि मेरा अफसर अगर आप लोगों को मेरिट से हटकर काम नहीं कर रहा या मेरिट से को इंश्योर नहीं कर रहा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं करूंगा। ये तनाज़ा ऐसे बढ़ता गया। फिर उमर शेख साहब की बीच में एंट्री हुई जो इस टाइम CCPO लाहौर हैं। इन्होंने सियासी हलकों के अंदर अपनी रेपुटेशन बनाई। उनको कहा कि ये पुलिस का कल्चर तब्दील कर देंगे और लाहौर के अंदर जो मसले मसाइल हैं उनको 3 महीने के अंदर जादू की छड़ी पकड़ के लाएंगे और फौरन जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये मसले हल हो जाएंगे। उमर शेख साहब की तैनाती आईजी पंजाब को लूप में लिए बगैर हो गई, जो सिरन कानून की खिलाफवर्जी थी, क्योंकि आईजी पंजाब का सरबराह था पुलिस फोर्स का, उसको लूप में लेना लाजमी था। जब वो आईजी CCPO लाहौर तैनात हो गए तो उन्होंने तैनाती के अगले रोज लाहौर पुलिस के अफसरों के साथ इजलास किया और उसके अंदर मुबैना तौर पे ऐसे नाजेबा आईजी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जो आईजी तक पहुंचे। आईजी ने वजीर आजम पाकिस्तान को शिकायत की। वजीर आजम पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप वजीर आला से मिले। वजीर आला से जब वो मिले तो वजीर आला ने उसके अंदर उनकी शिकायत को एंटरटेन करने की बजाय मुसाहलियत कराने की कोशिश की, सालसी का किरदार अदा किया कि आप दोनों के मामला हल हो जाए। तो उमर शेख आपके पास आता है, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर साबिक आईजी पंजाब, उन्होंने दफ्तर जाना छोड़ दिया और इसी पादाश के अंदर उनको कल हटा दिया गया और उमर शेख 20वें ग्रेड का अफसर जो है वो 22वें ग्रेड के अफसर के ऊपर सबकत ले गया। तो जो आपने जहां से प्रोग्राम शुरू किया कि पुलिस कल्चर क्यों तब्दील नहीं हो रहा, सियासतदान चाहते ही नहीं है कि पुलिस चेंज हो, क्योंकि अगर पुलिस ठीक होगी तो सियासतदान उनकी सौदा नहीं बिकेगा, उनका मंजन नहीं, वो अपना मंजन बेचने से काफी मजीद भी बात करते हैं। जो हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा ने भी। हसन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी तब्दीली, एक बड़े तनाज़े का ड्रॉप सीन कैसे होगा जब ये सियासी मुदाखलत के बिना पर, हालांकि हमारे जो हुकूमती हल्के हैं वो तो मुसलसल इसी बात की तायद कर रहे हैं कि हम किसी की मुदाखलत, किसी का प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, हमने तब्दीलियाँ होती रहती हैं, रूटीन की चीज़ें, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और बता रही है। देखिए, जैसा उमर जावेद साहब बता रहे थे कि ये मामला सियासी बुनियादों पर ये तकर्रुर तबादले किए जाते हैं। देखिए, एक एस्टा कोर्ट भी है, फिर उसके बाद आप चले जाए नीता तोराब केस भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट होगी, उमर जावेद साहब को भी याद होगा, तो उसमें तो था टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी एक टेन्योर होगा और कोई भी अफसर तैनात होता है। और सबसे बड़ी जजमेंट नीता तोराब केस की है। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी, जहां पर जो है ये चीज को बाकायदा यकीन दहानी करवाई जाती है कि जो भी अफसर आप तैनात करते हैं एक खास मुद्दत के लिए, एक खास टेन्योर, उसके टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दिया
जाए। जब एक अफसर तैनात होगा, यानी आप हैं और रोजाना किसी यहाँ पे किसी और किसी को एंकर को लाके बैठाएंगे तो साफ वो प्रोग्राम नहीं होगा, वो एक तमाशा होगा। इसी तरह यह है कि जब एक टेन्योर को तहफ्फुज दिया जाएगा, किसी एक जगह पे जो है एक ऑफिसर को बैठाया जाएगा, तो साफ जाहिर है उसमें फिर जो है वो एक मैच्योरिटी आएगी और खूबसूरती पैदा होगी, वो एक रिजल्ट देने वाला बनेगा। आप आईजी लगाते हैं, आईजी अपनी टीम बनाते हैं, जब रिजल्ट देने की तैयारियों में होते हैं तो आप आईजी को तब्दील कर देते हैं, वो अपनी टीम को दोबारा वो तब्दील कर देते हैं। अब इसी तरह जिस तरह ये बताया गया कि उमर जावेद साहब बता रहे थे कि उनकी मुशावरत तो नहीं की गई, सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यहीं से हो गई। वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ के दौर में भी जो है मुतलका आईजी से जो है वो कंसर्न नहीं किया जाता था और उस वक्त भी डायरेक्ट जो है वो ऑफिसर को बता दिया जाता था आईजी को कि फलां ये भी आपकी टीम का जो है वो पार्ट बन गया है। लेकिन इस तरह अगर लेके चलेंगे तो क्राइम की शरह कंट्रोल नहीं होगी। आप सिर्फ ये देख लीजिए गुज़िश्ता 7 माह के जो पंजाब पुलिस की अपनी वेबसाइट पर मौजूद है 3,26,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह 2,400 से ज्यादा ऐसे हैं जो गैंग रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह कत्ल के केसेस रिपोर्ट हुए 7,000 समथिंग। तो ये इतनी ज्यादा जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं, फिर इनका आपने फंडिंग भी दी, इनको आपका पैसे भी आपने इनको बढ़ा दिए, इनके अलाउंसेस में भी इजाफा कर दिया, यहां तक कि जो सैलरीज की डिमांड करते थे कि हमारी सैलरीज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स लेवल की होनी चाहिए, जो डीएमजी ग्रुप के होते हैं जिसे आजकल पाकिस्तान आर्मी सर्विस ग्रुप कहा जाता है, उनके लेवल की भी उनको जो है वो तनख्वाहें देना शुरू कर दी गई। लेकिन आखिर में रिजल्ट नहीं आया। और तकर्रुर और तबादले से होता यही है कि एक नया सीसीपीओ लाहौर लेके आए और अब उनको ये टास्क दिया गया कि अगर जिस वो बताते हैं शेख उमर फार्मूला है, और कल को तो उन्होंने एक प्रोग्राम में ये तस्लीम भी कर लिया कि अगर मैं उनका बच्चा हूं आईजी पंजाब का और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे बुलाते और उमर पूछते कि उमर तुमने ये क्या हरकत किया, वो मैं उनसे माजरत कर लेता। ये बात बनती नहीं है असल में। जो बाकी बातें हैं वो तो ठीक है, ये बात का उनका लेवल बनता नहीं है, या फिर वो इस पे कमांड रखते। ये तो नहीं होगा कि आपने एक चोर को पकड़ लिया या चोर की मां को पकड़ लिया, बाद में आपके गलत हो गया और आईजी के तो आप उसे यहाँ पर जब बड़ों की तब्दीली होती है तो वो बात सिर्फ वहीं तक नहीं ठहरती। जो भी बड़ा तब्दील होता है फिर वो नीचे पूरी की पूरी अपनी टीम चेंज करता है और मुसलसल 2 साल से ये 6ठी बार यही होने जा रहा है और यही कुछ हम देखते आ रहे हैं। देखें सिद्रा, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बात कहूँगा कि जो पहले 5 आईजीज चेंज हुए हैं उसके अंदर 2 आईजीज ऐसे हैं जो इंतहाई सख्त रेपुटेशन के मालिक थे। उनके अंदर मोहम्मद ताहिर जो पहले आईजी थे, नासिर दुरानी की कंसल्टेशन के बाद आए, नासिर दुरानी भी नहीं रहे। नासिर दुरानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन अफसर थे और वो इनको हुकूमत में आते साथ ही छोड़ गए इस बुनियाद के ऊपर कि आप पुलिस को सियासत से पाक करना ही नहीं चाहते। ठीक। मोहम्मद ताहिर सख्त रेपुटेशन के मालिक थे, 1 महीना गुजारा। शुएब दस्तगीर सख्त रेपुटेशन के मालिक थे, लोगों के कहने पर काम नहीं करते थे, उनका भी हाल आपने देख लिया। इस टाइम पंजाब पुलिस के अंदर बदली का आलम यह है कि हसन रजा की आज खबर भी लगी हुई है, आप वो देखें कि पंजाब के मुतद्दिद अफसरान जो हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ने रिटर्न लिख के दे दिया है, कुछ ने टेलीफोन पे कह दिया है, कुछ ने फिजिकली डीआईजी हेडक्वार्टर्स को मिलकर कह दिया कि आप हमें इधर उधर करते हैं, हम इस कमांड पे। जब अफसरान हमारे जो पुलिस के महकमे के हमारे नौजवान हैं, जब वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते हैं, कैसे होगा काम? जराइम की शरह आप ही हमें रिपोर्ट करते रहते हैं, गुज़िश्ता कई सालों की निस्बत मुसलसल बढ़ती जा रही है। देखिए, इस हुकूमत का अलमिया ये है कि इस हुकूमत की अगर किसी गलती को आप मीडिया के ऊपर हाईलाइट करें तो वो आपकी किरदारकशी शुरू कर देते हैं। कल भी ट्विटर के ऊपर किरदारकशी, सहाफ़ियों की किरदारकशी की जा रही है। मैं सिर्फ हुकूमत से ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने आईजी पंजाब तैनात किए हैं इस टाइम, उनकी पंजाब के अंदर सर्विस कितनी है, उन्होंने फील्ड ड्यूटी कितनी की है, उनको पंजाब के किन शहरों का पता है कि वहाँ पे कौन सा क्राइम होता है। 1 साल 8 महीने टोटल उनकी पंजाब में सर्विस है बतौर पुलिस ऑफिसर। बड़े ओहदे पर उन्हें तैनात किया जी। उन्होंने एडिशनल आईजी पंजाब ऑपरेशंस के तौर पे 1 साल 4 महीने काम किया है। 2 महीने से वो एडिशनल आईजी साउथ लगे हुए थे और इससे पहले नवां कोट जब वो एएसपी थे 4 महीने उन्होंने एएसपी शिप काटी है नवां कोट के इलाके में। इसके अलावा उनकी पूरे पंजाब के अंदर तैनाती नहीं है। आपने मिसाल दी है, उन्होंने फिर वजीर आला साहब की मिसाल ला के सामने रख देनी है कि हमने अफसरान जो काम करेंगे उनको लेके। आप देखें कि पंजाब पुलिस के अंदर वो वाले अफसरान लगाए जा रहे हैं जिनकी रेपुटेशन ये है कि वो इंतहाई धीमे मिजाज के हैं और बातों को दरगुजर कर देते हैं और एमिकेबली रिकंसिलिएशन की पॉलिसी के ऊपर पैर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी इसी तरह की?
चीफ सेक्रेटरी क्योंकि इनकी बीट है, ये बेहतर बता सकते हैं। देखिए इस आजम तरह सलमान होगा साहब कब? आजम सलमान साहब जो थे चीफ वो सेक्रेटरी, हाँ। शुएब दस्तगीर के साथ आए थे और और दोनों उनको strong भी थे। सिर्फ इस बुनियाद पे हटाया गया कि वो असूलों के ऊपर समझौता नहीं कर रहे थे। अच्छा हसन, इस तरह आएगी तब्दीली? 2 साल हो गए हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, डकैती, चोरी, कत्ल आम हो गए हैं। हम लोग न्यूज़ में इतना बता के हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये शहर में हो क्या रहा है, और ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी कई ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि लाहौर में कई ऐसे हजारों FIRs होंगी जो शायद वो रिपोर्ट ही नहीं होती, दर्ज ही नहीं की जाती। अब कल की मिसाल ले लीजिए, कल जब इजलास चल रहा था हसन रजा साहब, तो इजलास के अंदर पूरे पंजाब के ऑफिसर जो थे वो मौजूद थे, कोई वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद था, कोई फिजिकली मौजूद था। जब ऑफिसर्स अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, डिसिप्लिन फोर्स के ऑफिसर्स यूं इकट्ठे हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो फिर वो उस टाइम क्राइम कंट्रोल तो कोई नहीं कर रहा। और ऑफिसर वो तो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं ना, आपने उलझा दिया ना। देखें, आपने उनको उनसे डिलीवरी लेने की बजाय कि वो डिलीवर करें, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनको अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएं, उनके जो मसाइल हैं वो हल करें, आपने उनको उनके मसले डाल दिए और महकमे के अंदर रिफ्ट पैदा कर दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की अगर हम बात करते हैं, या जितने भी अदवार गुजरे हैं हुकूमतों के, ऐसा ही होता था? इतनी बारी IG तब्दील होते थे, इतनी बारी ब्यूरोक्रेसी में काट पछाड़ होती थी, यही मामला होते थे? रूटीन है ये क्या, या फिर इस बार कुछ हट के हो रहा है? देखिए 3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। एक जिस आप बात करनी है कि माजी में क्या होता था, माजी में जो है 1 मैन कंट्रोल होता था, शहबाज शरीफ का कंट्रोल होता था। DPOs भी अगर जो कोई भी अगर होते थे तो उनको पता था कि हमने शहबाज शरीफ के कहने पर तबादले होने हैं, हमने उनको रिपोर्ट करना है और IG को तस्लीम करते थे। लूप ये होता था। अब जो सूरत हाल है वो 3 चीजें ये हैं। हुकूमत ये चाहती थी कि हम CCPO एक ऐसा लेके आए जो दबंग हो, बदमाशों को हाथ डाल सके, इनको गिरफ्तारियां कर सके, और ऐसा बंदा उन्होंने CCPO लाहौर लगा दिया। और वो जिसकी भी मुशावरत से आया, जिसके भी कहने पर आया, जिस भी पैनल ने ठीक है हसन, इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ इस पे मजीद हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी, PTI से आपका ताल्लुक है, नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर चौहान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा कि 6ठे IG आ गए हैं 2 साल के दौरान, ये बताइएगा कि महकमे पुलिस में कितनी अच्छी तब्दीलियां देखी आपने? क्या क्राइम कंट्रोल हो गया? मुसलसल ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं, इनके नताइज क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की ये पॉजिटिविटी है, जो अभी भाई मैं बात सुन रहा था कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये IG साहब जो भी आते हैं वो आवाम को जवाबदेह हैं, और हम गवर्नमेंट भी जो है आवाम के लिए ही बनी है। उसमें IG चेंज होते रहना या IG चेंज हो, उसका मतलब ये पॉजिटिव साइन ये इसलिए लिया जाए कि जो डिलीवर नहीं करेगा वो अपनी सीट पे नहीं रहेगा। अब ये देखना, इतना पुराना ये एक समझ ले माफिया बैठा है पुलिस के अंदर, जिन्होंने अपने इन्हीं के थ्रू, अब आप देख रही होती थी कि अपना पुलिस मुकाबले कराए जाते थे और लोगों को ब्लैकमेल करके और पॉलिटिकल उनसे फायदा लिए जाते थे। तो ये पुलिस के सिस्टम को बिल्कुल चेंज करना इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पहले दिन से ये विजन था कि जब तक पुलिस ठीक नहीं होगी तो इंसाफ लोगों तक नीचे नहीं पहुंचेगा। और यही वजह है कि आप देखें कि जब भी किसी एक IG को, मैं पहली मीटिंग में जब हम इलेक्शन जीत के आए तो मैं उसी वक्त पहली मीटिंग में मुझे पता था कि कौन कोई बंदा रिपोर्टिंग कर रहा है जाके शहबाज शरीफ को, और हमारी ही ब्यूरोक्रेसी को उस वक्त भी लोग रात को जाके तो H ब्लॉक में इनको घर रिपोर्टिंग करते थे, सर हमें हुक्म करें, अभी हमने क्या करना, अभी तो हम आपके ठेकेदार हैं। अभी तक यानी कि पहले 1.5 सालों में PTI की गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी ने माना ही नहीं, और यही वजह थी कि हमें बार बार लोगों को चेंज करना पड़ा और बार बार इनको समझाना पड़ा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, आपको हमारे विजन, हमारे मंसूर के मुताबिक चलना है। नज़ीर चौहान साहब, अब क्या ब्यूरोक्रेसी ने PTI गवर्नमेंट को मान लिया है? और अगर आने वाले वक्त में, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा, जो डिलीवर नहीं करेगा, बजाय उसके कि उसको ठीक किया जाए, उसकी तब्दीलियां होती रहेंगी, अगर कोई भी डिलीवर नहीं करेगा तो फिर अवाम का क्या कसूर है? अवाम कहाँ जाए? वो लुटती रहेगी चोरों के हाथों। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। ठीक करने से मुराद ये है कि जो हमारा थाना कल्चर है उसको चेंज करना है। थाना कल्चर को चेंज करने के लिए तमाम जो इख्तियारात हैं वो पुलिस के जो हेड है उनके पास होते हैं। अगर वो उसी डगर पे या उसी लहर पे चल रहे हैं जो पिछला निजाम था, तो हमें तो 100 IG चेंज करना पड़ेगा, 100 IG चेंज करेंगे। जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी साहब हो, चाहे वह कोई भी बंदा हो, अदारे का मतलब यही था कि अदारे जब ठीक होंगे तो इस मुल्क में चलना है। खाली पुलिस का अदारा नहीं है, इसमें 50 अदारे और भी हैं जो हमारे मुल्क की तबाही की तरफ लेके जा चुके हैं। अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क पाकिस्तान मजबूत होगा। ठीक, नज़ीर चौहान साहब, ये नुमाइंदा उमर जावेद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी उमर। चौहान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो कुछ रोज कबल भी एक तकरीब के अंदर IG पंजाब शुएब दस्तगीर की बहुत तारीफ करते रहे और उन्होंने कहा कि
आईजी पंजाब जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐन उनके विजन के मुताबिक है, तो फिर आईजी के ऊपर 10 रोज में इस तरह के इल्जाम लगाने के वो दूसरी हुकूमत का साथ दे रहे थे, सबका हुकूमत का साथ दे रहे थे, आपको नहीं लगता गैर मुनासिब होगा? सर देखिए, मेरी बात सुने, मैं वज़ीर आज़म साहब ने जो बात फरमाई है वो बिल्कुल ठीक हो है, लेकिन जहां तक बात मैं पंजाब और स्पेशली लाहौर के वाले से बात करूं तो लाहौर में आप देखें जराइम में हमने कोई किसी गवर्नमेंट में बैठे हुए ये नहीं कहना कि ये फलां ठीक कर रहा था या फलां आदमी ठीक कर रहा था। असल में जब तक लोगों को रिलीफ नहीं नीचे तक मिलेगा, मैं अगर अपने हल्के की बात करूं तो मेरे हल्के में 2 दिन गुजर गए हैं, एक बच्चा किडनैप हुआ अभी तक पता नहीं चला। अपना पुलिस के जो अपने हमारे आए अपने हैं पुलिस ऑफिसर अपने एसपी, उनको बुलाया, उनको कहा मोल्ट उनको कि खुदा के लिए यार ये देखो बच्चा किधर गया। अभी तक तो ये हालात है कि 2 दिन से मेरे हल्के का बच्चा अभी तक लापता है। आप बताएं मैं किसको कहूँ? चौहान साहब, फिर हमें ये बताइए कि जब आपकी कोई नहीं सुन रहा तो फिर हमारा क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है, गरीब बंदे का क्या कसूर है, उसकी कौन सुनेगा? इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इनकी मिथ को तोड़ने के लिए जो पुलिस का सिस्टम खराब हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी देखें, जैसे जमहूरियत का एक हुस्न है ना जी कि लोग आए, शख्स लोग अच्छे लोगों को आगे लेके आया जाना चाहिए, तो इसी तरह तमाम अदारों का भी एक हुस्न है कि जो लोग डिलीवर करें और अदारों को ठीक तरह लेके चलें, उन लोगों को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने मुल्क के अदारों को ठीक करें। अब ये जो नए आईजी साहब आए हैं, अल्लाह करे कि ये मुल्क के अंदर जो एक पुलिस का एक सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, जो सब इंस्पेक्टर से आईजी तक लोग पहुंच गए हैं जो उन्होंने लगाए थे नून लीग के दौर में, उनको ये समझ होनी चाहिए कि यार चौहान साहब इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि नज़ीर चौहान साहब जो बात कर रहे हैं कि मुसलसल तब्दीलियां होंगी, किसी भी बंदे को, इवन कि हमारे ऑफिस में भी हर जगह ये होता है कि आप किसी को भी ला रहे हैं तो उसकी आपको पिछली पूरी रिप्यूट पता होती है कि ये बंदा क्या क्या सर्विसेज दे चुका है, इसका बिहेवियर क्या है, इसने क्या डिलीवर किया है, उसके बाद आप इतना बड़ा अफसर तैनात। देखिए, ये कह रहे हैं कि पिछले आईजी काम नहीं कर सके। मेरे ख्याल में जब पुलिस इस्लाहात वाला प्रोजेक्ट चला था, आरिफ नवाज साहब यहाँ पे थे, उन्होंने कहा था कि मैं उसमें इम्प्लीमेंट करने को तैयार हूँ, आप हमें जो आपने रिफॉर्म्स बनाई हैं मुझे ला के दें। कुछ रिजर्वेशन सबकी थी, वो उन्होंने ओवरऑल पुलिस की उनको दी और उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। उनका ये ख्याल था कि पुलिस इस्लाहात शुएब दस्तगीर साहब कर सकते हैं और उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इससे बेहतर काबिल जिन्होंने पुलिस में डॉक्टरेट की डिग्री ली हो और काबिल तरीन डॉक्टर हो, और मेरे ख्याल में शुएब दस्तगीर की रिप्यूट प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत अच्छी हमारी टीम बन गई है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी अब बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, और चंद रोज बाद ही तब्दील हो गए। अगर आप ये बात करते हैं कि उनके पास कोई ऐसा तजर्बा नहीं था या किसी पार्टी के साथ मुंसलिक थे, तो ये कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं थे, वो बिल्कुल मेरिट को फरोग देते थे, और मेरिट, और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी, कोई काम कहता था सियासी या ऑफिसर, वो उसको कहते थे कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये नहीं होगा, सीधी सी बात है, और कोई सियासी प्रेशर नहीं लेते थे। वो ये राजा बशारत साहब हों, ये बिल्कुल अक्सर ये मीटिंग में बात करते थे कि हम आपके पास भेजेंगे, आप उनको देखें, क्योंकि जो नहीं बनता वो ना करें। अब सूरत हाल ये है जिस तरह वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि लाहौर में एक बच्चा या बच्ची अगवा हुई है, अभी तक नहीं पता चला, तो ये तो फिर उन्हीं के लाए हुए चंद रोज कबल के सीसीपी और लाहौर की जिम्मेदारी है कि वो जो इतना बड़ा नारा लगाते हैं शेख उमर फार्मूले के मुताबिक, तो वो बच्ची फौरी जो है वो बाजियाब करवानी चाहिए, वो करवाएं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये फिर अब ये बात ना करें, कोई सुन ही नहीं रहा, चौहान साहब से पूछे ना, तो फिर अगर नहीं सुन रहा तो फिर वो फार्मूला साहब के पास जाएं और उनके बताएं कि जनाब ये आपका फार्मूला है, फार्मूला घुमाएं और बच्चे हमारी बाजियाब करवाएं, क्योंकि सूरत हाल तो यही है। ये बताइएगा कि इस तरह के मामला जब सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर जब एक बड़ी सीट पर कोई बंदा तब्दील होता है तो वो तब्दीली की लहर नीचे तक आती है। महकमा पुलिस में खासी बेयकीनी है, और अब ये बताया जा रहा है, अंदरूनी कहानियां तो ये बताई जा रही हैं कि सियासी मुदाखलत का ये मामला था जिसकी वजह से ये मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। सियासी मुदाखलत का क्या मामला था? आप यकीन करके जानिए कि हमारे एक दोस्त है MPA राइट नाउ पंजाब असेंबली के हमारे मौजूद मेंबरान हैं, उनका ताल्लुक है जी यहाँ पे अपना बाबा फरीद अपना शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पास पत्थर शरीफ से। वो उन खजा साहब हमारे MP हैं, तो वो किसी सिलसिले में थाने गए अपना मुद्दईस के साथ कि यार इनके साथ ज्यादती हुई है, तो उनकी बात सुने। वहाँ के मुतलका DPO ने हमारे MPA के ऊपर पर्चा कर दिया कि तुम साथ क्यों क्या है लेने के लिए। यानी कि ये हालात है, बड़ी मुश्किल से हमने उस पर्चे को वापस करवाया कि ये जो मुहर्रम गुजरे हैं, इस मुहर्रम के दिनों में हमने उस पर्चे को वापस करवाया। तो उन्होंने कहा जी कि आपका MPA साथ है और इसके ऊपर भी पर्चा दी गई। जब सुने बगैर सुनी बात को सुने और बात को कोई क्लियर किए बगैर ही उस बंदे का नाम भी MP का बीच में शामिल कर दिया। तो ये हालात है हमारी पुलिस के
कि जब कोई बंदा, अब का बंदा जब एमपी भी चल के जाएगा किसी के पीछे तो उसके ऊपर अगर पर्चा हो जाएगा। अभी हमने कल परसों उसका भी पर्चा खारिज नहीं हुआ, आपको बताना मकसूद है, कभी पर्चा खारिज नहीं हुआ हमारे एमपी के ऊपर भी। यानी ये हालात है, पुलिस का ये रवैया है तो बाकी आवाम किधर जाएगी। तो इसीलिए हमने जितने फैसले किए हैं पुलिस के ऊपर भी, ये सब फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हम लोगों को जो रिलीफ देने वाली चीजें, उन अदारों ने रिलीफ देना आवाम को, चौहान साहब ये बिहेवियर होगा। चौहान साहब हमें ये बताइए कि अभी क्या गारंटी है कि ये जो नए 2 ऑफिसर्स आए हैं ये डिलीवर कर पाएंगे और अब कुछ बेहतरी आ जाएगी? गारंटी कोई नहीं है। आप लोगों ने अपनी आंखें कान खुले रखने हैं, कौम को सही बताना है कि इस मुल्क के अंदर बदमाशियां क्या है। मेरी गवर्नमेंट हो या आप कोई किसी भी गवर्नमेंट में भी आ जाएं, हमने इस मुल्क को ठीक करना है। चौहान साहब, जब मीडिया, आपने मेरे साथ मिलकर करना है, आपने मिलकर करना है, मेरे भाई ने मिलकर करना है। जब तक हम कौम को हकायक बताते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कौम का माइंड सेट पता चलेगा कि ये लोग करते क्या है इस मुल्क के अंदर। जी उमर कुछ कह रहे थे। चौहान साहब, जब मीडिया असल सूरत हाल दिखाता है तो आप लोग सहाफियों की किरदारकशी शुरू कर देते हैं। ट्विटर पे देखें, आपके कई सीनियर जो रहनुमा हैं वो इस बात पे किरदारकशी कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से जद में है ना कि सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब जो नए तैनात हुए उनके खिलाफ जो खबरें दे रहे हैं वो तमाम सहाफी साबका हुकूमत के साथी हैं और बिके हुए हैं। तो खबर कैसे नहीं है? मेरी गुजारिश सुने उमर भाई, मैं आपको और आपकी जो हमारी बहन है दोनों को मैं क्लियर करता जाऊं। देखिए, जो नेगेटिविटी है ना, जो आप बिल्कुल ठीक गाइड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो वो उससे एतराज नहीं करेगा। आपने ठीक किसी चीज को ब्रेक किया, खबर को उठाया और वो वैसे ही था। एक चीज होती है जो झूठ पर मबनी हो, जो क्या सलाहियां हो और उसके पीछे कोई चीज ऐसी ना और सियासी एजेंडा किसी का हो, उस पर तो हम यार इस तरह ना करें। जिन अदारों में इस तरह के लोग बैठे हैं या अदालतों को खराब कर रहे हैं, उनके अंदर कोई भी चैनल अगर बात को उठाएगा, मैं अगर आपकी डिग्गी का लेके चलूं तो आपका चैनल सबसे नंबर 1 रहा। मैं आप खुल के कहना चाह रहा हूं, जिसमें डिग्गी के ऊपर कोरोना के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस, आप लोग ऐड चलाते रहे, लोगों को अवेयरनेस देते रहे विदाउट पैसे। कोई गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस पे खर्च किया हुआ था, तो इसमें क्या हम नेगेटिविटी लेंगे? आपका चैनल बढ़ चढ़ के उसमें डिग्गी अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। उमर, जब भी सिर्फ ये पुलिस वाले मामले में नहीं, बाकी भी जितने भी महंगाई की हम बात कर लें, शुगर माफिया की कर लें, आटे की कर लें, अब ये जराइम की कर लें, हर जगह पर तो माफियाज फैले हैं। 2 साल में एक भी माफिया खत्म नहीं हुआ, तो आने वाले 3 सालों में क्या गारंटी है कि सारे माफियाज खत्म हो जाएंगे? सिद्रा, जो बात मैं कहने लगा उसके बाद डेफिनेटली मुझ पर बड़ी क्रिटिसिज्म होगी, लेकिन अगर मैं पुलिस की बात करूं तो तमाम पुलिस अफसरान और सबॉर्डिनेट जो हैं वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को याद करना शुरू हो गए हैं। उनके दौर के अंदर शहबाज शरीफ जो थे वो अब आप भी ट्वीट के लिए तैयार हैं। वो सजा और जजा का फैसला करते थे। किसी एमएनए एमपीए के कहने पे वो सजा जजा नहीं करते थे, ट्रांसफर पोस्ट नहीं करते थे। वो खुद मामले को देखते थे, उसके बाद अफसर को कहते थे कि तुम्हें सजा मिलनी है या तुम्हें तब्दील किया जाना है। यहाँ पे तो मामले ही सूरत हाल डिफरेंट होगी और मैं पंजाब पुलिस के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं देख रहा है। एक जो कल गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया है, उसके बाद पंजाब पुलिस के अफसरान जो हैं वो इस चीज से खौफसदा हैं कि अगर वो जूनियर को सजा देते हैं या जूनियर को उसकी गलती के ऊपर कोई भी महकमाना उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो पहले दौर में वो सलूट मार के जाता था, वो गालियां दे के ना जाए। तो उनको अब अपनी इज्जतों के लाले पड़ गए हैं कि जूनियर को सजा देना या जूनियर के खिलाफ शिकायत करना जो है उनको भारी पड़ सकता है। हसन, ये जो उमर बता रहे हैं, यकीनी तौर पर आप भी मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से मिलते रहते हैं, ये एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है कि सब लोग सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। देखिए, बेयकीनी की सूरत हाल तो पैदा है ही और शुरू दिन से ही है, और मेरे ख्याल में ये आईजी पंजाब की तब्दीली से अब पुलिस का मामला ये खत्म नहीं हो गया, बल्कि एक चैलेंजिंग की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गए हैं। अभी ये ग्रुपिंग बनी है, अभी ये मामला चलेंगे। अगर आईजी साहब तस्लीम करते हैं सीसीपीओ लाहौर को तो फिर एक ग्रुप उनके अगेंस्ट होगा, अगर नहीं तस्लीम करते तो फिर वही पोजीशन होगी जो शुएब दस्तगीर वाली। ये इनके लिए भी चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब सीसीपीओ लाहौर शेख उमर के लिए है कि जो वो चैलेंज और जो वो फार्मूला बताते हैं, जो वो दावा करते हैं और वो कहते हैं कि मैं लाहौर को, उन्होंने खुद ये ऐलानात करते हैं, मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, वो ये कहते हैं, तब्दील हुए पहले यही ऐलानात, वो ये कहते हैं, देखिए वो ये अब क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, अगर वो नहीं ये परफॉर्म कर सकते तो मेरे ख्याल में इस पर प्राइम मिनिस्टर समेत चीफ मिनिस्टर समेत सबको जवाबदेह होंगे। पहले तो है ही, लेकिन अब उनके लिए ज्यादा उन पर जो है वो जिम्मेदारी पड़ती है कि अगर वो रिप्लाई नहीं दे सकते, रिपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं आइंदा आने वाले 6 से 10 हफ्तों में मैं बहुत लाहौर को तब्दील करूंगा और 3 माह के अंदर लाहौर बोलेगा, ये उनका जुमला है। अब उनके लिए चैलेंज है कि वो लाहौर को कैसे बेहतर बनाते हैं,
कैसे जराइम की दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कितने इश्तिहारियों को पकड़ते हैं और मेरिट पे कितने काम करते हैं और मेरिट के बरक्स कितना करते जितने भी इश्तिहारी हैं, जितने उनका तो ये भी कहना है कि अगर पुलिस वाला कोई काम नहीं करेगा तो मैं उसको भी हथकड़ी लगाऊंगा। जिस तरह उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक SHO को हथकड़ी लगाई भी है कि उन्होंने नवाब टाउन का कोई केस ऐसा था। ये हसन जितने बयानात बता रहे हैं, ये सारी बातें बता रहे हैं, मैं तो एक ख्वाब की दुनिया में चली गई हूँ कि वाकई कोई 4-6 हफ्ते में इतनी अच्छी तब्दीली आने वाली है कि 3 महीनों में से 8 दिन गुजर गए हैं और कुछ ही टाइम बाकी रह गया, 2 महीने 22 दिन रह गए हैं, तो वो भी गुजर ही जाएंगे। उन्होंने कल रात को भी और जिस दिन उन्होंने ओहदे का चार्ज लेना था उस दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई, तवील मुलाकात हुई। उसके अंदर उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि 3 महीने के अंदर लाहौर से जराइम खत्म हो जाएगा। 13 साल तो मुझे भी क्राइम 8 महीने में IG चेंज हो गया है। देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हसन रजा आपका भी बहुत शुक्रिया। IG साहब तब्दील हो गए, CCPO साहब ने बड़े अज़ाइम का इजहार किया है, अल्लाह करे जी ठीक हो जाए। हमारी तो यही दुआ है कि शहर में अमन सुकून रहे और महकमा पुलिस भी ठीक हो जाए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आपके मसाइल के हवाले से और सबसे बुनियादी मसला एक ही है और वो है जी महंगाई और सरकार के निर्खनामों पर अशिया का दस्तयाब ना होना। आटे की बात की जाए तो आटे की कहानी वही पुरानी कि 20 किलो आटे का थैला जो है उसकी किल्लत मार्केट में बरकरार है, जबकि खुला जो 80 किलो थैला मिलता है वो मार्केट में मौजूद है और खुला आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। और चक्की मालिकान की तो खैर अपनी ही मर्जी है कि जितने मर्जी दामों में वो आटा फरोख्त करें। आटा महंगा होता है, किल्लत पैदा होती है, रोटी पर असर होता है, रोटी महंगी हो जाती है। इसी हवाले से दूसरी जानिब बात करें जी चीनी के हवाले से, आला अदलिया की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपये का नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन ज़िला इंतज़ामिया ने भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वफाक ने कमेटी बनाई कि जो कीमतें हैं उनका दोबारा से जायज़ा लिया जाए और नई कीमतों का तयन किया जाए। वो भी मामला अभी तक किसी जानिब लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज मार्केट की क्या सूरत हाल है बात करेंगे जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद आबिद, बताइएगा आटे की सप्लाई कुछ बेहतर हुई है या अभी भी किल्लत बरकरार है? जी बिल्कुल, आटा और चीनी की जो सूरत हाल है वो हमें जो कि तू नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ जाता है। कभी उसकी सप्लाई का मसला पैदा होता है तो कभी कीमत का मसला पैदा होता है। अब 31 अगस्त से जो मार्केट में एक मसला पैदा हुआ था वो ये था कि फ्लोर मिल्स को सरकारी गोदामों से गंदम की फराहमी कम कर दी गई थी और जो 2 माह का मुआहदा हुआ था वो खत्म हो गया था, जिसके बाद तय नहीं पा रहा था कि अब नया किस तरह आटा सप्लाई की जाएगी। जिसके बाद अब हमारे ज़राए के मुताबिक गैर एलानिया तौर पर हुकूमत ने वही 2 माह की पॉलिसी जो है उसे जारी रखने का फैसला किया है और फ्लोर मिल्स को दोबारा सरकारी गोदामों से सस्ती गंदम फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से जो 1 सितंबर से लेकर तकरीबन 6-7 सितंबर तक बिल्कुल एक ड्राई सूरत नजर आ रही थी आटे के थैले के हवाले से, उसमें अब कदरे बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। गो के अब भी सूरत वही है कि 10 किलो और 20 किलो के आटे की डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं है और 20 किलो बोरी जो है उसकी फराहमी बढ़ा दी गई है क्योंकि उस पर कंट्रोल रेट और सरकारी रेट का अमल नहीं होता और जब दुकानदार खुला उसे बेचते हैं तो वो अपनी कीमत पर बेचते हैं जो कि 70 से 75 रुपए फी किलो है, जबकि थैले की जो कीमत पड़ती है आवाम को वो 43 रुपए फी किलो पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि फ्लोर मिलर्स इसका फायदा उठा रहे हैं कि 10 और 20 किलो के आटे की कीमत फिक्स है, बोरी की आटे की कीमत फिक्स नहीं है, तो खुला आटा ज्यादा फरोख्त करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सूरत इस वक्त मार्केट में हमें नजर आ रही है। जी ठीक है जाहिद आबिद, हमें ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है? यूटिलिटी स्टोर का तो नारा ये है कि यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़, क्या वहां पर महंगाई का तोड़ मुमकिन हो पा रहा है? चीजों की सप्लाई बेहतर है? यूटिलिटी स्टोर की सूरत इस वक्त ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या बेचें, क्या बचाएं और क्या सब्सिडी दें, क्योंकि जिस वक्त सरकारी कीमत गंदम के आटे की 860 रुपए फी थैला मुकर्रर की गई है और यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपए फी। महंगाई के हवाले से हम बात करें और ख़ास तौर पर आटे की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन देखा गया था कि आटा खासा टफ टाइम दे रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से मिलों को सरकारी कोटे के तहत दोबारा से गंदम फराहम की जा रही है ताकि शहर में आटे की किल्लत
मजीद पैदा ना हो, बल्कि जितनी है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे पर बात करें जी, जाहिद आबिद सुन पा रहे हैं तो बताइए, यूटिलिटी स्टोर्स की हालत जार सुना रहे थे आप। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर जो है इस वक्त हमें सूरत हाल आम मार्केट के मुकाबले में कदरे खराब नजर आ रही है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर जो आटा फराहम करना लाजम किया गया है वो 800 रुपया फी थैला है, जो कि आम मार्केट में 860 रुपए। अब ये जो 60 रुपए का फर्क है, ना हुकूमत की इतनी पसली है, ना ही यूटिलिटी स्टोर्स इतना माली बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो 60 रुपए फी थैला मजीद सब्सिडी दें पहले से दी जा रही सब्सिडी पर, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर पर कम से कम सप्लाई हमें नजर आ रही है। आटे की और चीनी की भी यही सूरत हाल है कि चीनी का रेट यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपए फी किलो है, जबकि आम मार्केट में 100 रुपए फी किलो है। अब ये तकरीबन जो 32 रुपए फी किलो जो सब्सिडी अगर हुकूमत देगी तो मार्केट में इस किस्म की चीज नजर आएगी कि यूटिलिटी स्टोर पर हमें चीनी नजर आएगी 32 नहीं तो कम अज कम 25 रुपए की सब्सिडी लाजमी देनी पड़ेगी, जो कि हुकूमत भी इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो यही है कि कभी यूटिलिटी स्टोर पर आटा आ जाता है, कभी चीनी आ जाती है, कभी थोड़ी तादाद में, कभी बड़ी मकदार में, लेकिन वहां पर भी सप्लाई मामूल के मुताबिक नहीं है दोनों चीजों की। जी ठीक है, जाहिद आबिद आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। बात कर लेते हैं जी, मियां आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। आसिम साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि आटे का मामला अब आने वाले वक्त में ठीक होगा या मजीद बिगड़ेगा, क्योंकि सरकार की जानिब से सरकारी कोटा एक बार फिर से मिलों को फराहम किया जाने लगा है। देखिए, इस टाइम पे 17,000 टन था परसों तक, आज 14,000 टन कल इशू किया गया है। वो इंस्टेड ऑफ के इसके अंदर इंक्रीज आता, ये रिडक्शन हुई है। लेकिन अगर हम इसको एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर देखें तो पिछले साल 15 लाख टन के करीब फ्लोर मिल्स के पास गंदम मौजूद थी, और इस दफा चूंकि हुकूमती पॉलिसी थी कि हम गंदम खरीद नहीं सकते थे, तो हमारे पास इस दफा फ्लोर मिल के पास 1.5 लाख टन, जो कि आप समझ लें कि एक दिन का भी ग्राइंडिंग नहीं बनती, वो मौजूद है। जबकि पिछले साल 15 से 16 लाख टन मिल पे मौजूद थी, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी 8-10 लाख टन इन दिनों में गंदम मौजूद। तो मियां साहब, हमें ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट के साथ मामलात आपके क्या तय पाए हैं? आने वाले कितने दिन तक, कितने महीने तक आपको सरकारी कोटे से गंदम फराहम की जाएगी? जी देखिए, जब तक नई फसल नहीं आएगी, हुकूमत ने गंदम फार्म करती है हुकूमत, ताकि मार्केट में रेट स्टेबलाइज रहे। लेकिन इस दफा प्रोडक्शन की भी कुछ कमी थी, और हमारा जो ओवरऑल स्टॉक है उसमें भी कमी है, लिहाजा इस दफा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पब्लिक सेक्टर में 15 लाख टन इंपोर्ट होगी तो पिछले साल की तरह गंदम का आटा मिल सकेगा, अदरवाइज शॉर्टेज का समा होगा। ठीक, आसिम साहब ये बताइएगा कि अभी मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई आटे की कितनी आ रही है, कितनी किल्लत अभी भी बरकरार है? देखिए, जो अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो 14,000 टन जितना कल इशू हुआ, 14,000 टन इशू होने से मार्केट में शॉर्टेज है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 दिन के अंदर तकरीबन 200 रुपया गंदम की कीमतों में इजाफा हो गया। सीमन 2000 से ये 250 क्रॉस कर गई है ओवरऑल पंजाब। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जितना जरूरत है, जो पिछले सालों में दिया जा रहा था 23-24 हजार टन, ये फौरी तौर पे कोटा 24,000 टन 25,000 टन कर देना चाहिए, ताकि मार्केट अपने लेवल पे आ जाए। अदरवाइज डे बाय डे ये शॉर्टेज और ये कमी बढ़ती जाएगी, जिसको बाद में फुलफिल करना मुश्किल होगा। ठीक, मियां साहब ये बताइए कि ये जो इंपोर्ट की बात हो रही है गंदम बाहर से लाने के हवाले से, ये सरकारी सतह पर लाई जाएगी या फिर फ्लोर्स प्राइवेटली अपने तौर पर भी कोशिश करेंगी? देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो तकरीबन 6.5 लाख टन के सौदे हो चुके हैं, जिनमें से 3 जहाज इस टाइम तक आ चुके हैं। 2 26 और 28 को, और एक रात को लंगरअंदाज होना था या आज हो जाएगा, तो इसलिए हम समझते हैं कि 3 जहाज बाहर से आ गए, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर के हैं। उसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जो पिछले साल 15 लाख टन फ्लोर मिल के पास प्राइवेट सेक्टर में थी, ये उसकी इंपोर्ट हो रही है। जो सरकारी सतह पर शॉर्टेज है वो तकरीबन 30 लाख टन की है। तो उस 30 लाख टन के लिए हुकूमत को 15 लाख प्राइवेट सेक्टर में आ गई और 15 लाख पब्लिक सेक्टर में इंपोर्ट होगी, तो हम पिछले साल के जो टोटल स्टॉक थे उसको मैच कर पाए।
ठीक, मियां साहब हमें ये भी बताइए कि लास्ट टाइम आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे तो आपकी जानिब से कहा गया था कि नवंबर दिसंबर में आटा मजीद टफ टाइम दे सकता है। अब क्या मामला ठीक होते दिखाई दे रहे हैं या फिर अभी भी सूरत हाल जूं की त्यों है? अभी उससे वैसी ही है, क्योंकि अभी तक सरकारी सतह पर 2,30,000 टन के अलावा बुकिंग नहीं की गई। 15 लाख टन जो सी है वो गंदम इंपोर्ट होनी है पब्लिक सेक्टर में। अगर वो नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि शॉर्टेज नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा। आटा दिसंबर के बाद बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा जो जरूरत पूरी नहीं करेगा आवाम की। ठीक, मियां साहब ये बताइए कि अभी जो आप गवर्नमेंट की महकमा खुराक की जो पॉलिसीज देख रहे हैं, जिस तरह से काम किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? मामलात इसी तरह से चलते रहे तो क्या आने वाले वक्त में ये आटे की किल्लत को कंट्रोल कर लिया जाएगा, इंपोर्ट गंदम हो जाएगी या फिर हालात नहीं कंट्रोल में आएंगे? आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा कि अगर सेक्टर में सरकारी सतह पर गंदम की इंपोर्ट नहीं होगी तो मामलात कंट्रोल में नहीं आएंगे। इस टाइम पे एडहॉकिज्म पे काम चल रहा है। 2-2 महीने की इंटरिम पॉलिसी दी जा रही है, तो इंटरिम से काम नहीं चलेगा। परमानेंट बेसिस पे इसका हल करने की जरूरत है। आसिम साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, इस पे मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप सर शुक्रिया आपके वक्त का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद मीर साहब, सर ये गंदम की, आटे की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले गुज़िश्ता सालों में हम लोग देखते थे कि जब गंदम की कटाई होती थी तो मसले सामने नहीं आते थे, लेकिन अब तो जब से नई गंदम आई है तभी से हम देख रहे हैं कि आटे की जुज़वी किल्लत मौजूद है मार्केट में। ठीक है, गंदम की फसल कुछ कम हुई होगी इस साल, और ये भी कहा गया है कि पहली बार हुई है कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है और अब से स्टॉक जो है कम है। हालांकि पिछले 1-2 साल में हमने गंदम बाहर भेजी है, एक्सपोर्ट की है, ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे हैरानकुन बात है कि जब गंदम की फसल आती है तो कम से कम 4-6 महीने तक ऐसे होते हैं जबकि कोई क्राइसिस पैदा नहीं होने की कोई तवक्को नहीं होती। इस वक्त जहाँ प्रॉब्लम ये पैदा हो गया है, खुद जो हमारे वजीर है फूड सिक्योरिटी के फ़खर इमाम साहब, वो पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि गंदम गई कहाँ, किसने स्टॉक की, कहाँ ले गया, क्या हुई। यानी ये सारी एक बद इंतजामी या नाहरी कुछ कह लीजिए, उसका असर लगता है कि इस वक्त हम गंदम की शॉर्टेज में मुब्तला है। स्मगल हुई किसी मुल्क में, कहाँ हुई, अफगानिस्तान में हुई या सिंध के रास्ते हिंदुस्तान गई, ये कुछ कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात तय है कि गंदम सारी की सारी या जखीरा हुई है या स्मगल हुई है या कुछ भी हुई है, एक क्राइसिस पैदा हुआ है। आप आलमी मार्केट से अब कोई 15 लाख टन गंदम मंगाने का आपका इरादा है, कहते हैं तीसरा जहाज लग गया है, 2 जहाज पहले लंगरअंदाज है, अभी गंदम उतरी नहीं। लेकिन वो जो गंदम है आलमी सतह पर भी इस वक्त इस साल कीमत ज्यादा है। नतीजा ये है कि हमने पहले जो 1400 कीमत मुकर्रर की थी उससे डबल कीमत पर गंदम बिक रही है। जब ये गंदम, महंगी गंदम, इंपोर्टेड गंदम पाकिस्तान में आएगी तो ये बात तय समझिए कि आने वाले बरसों में गंदम की जो खरीद की कीमत है वो अब 1400 नहीं रहेगी, उससे कहीं ज्यादा होगी और परमानेंटली पाकिस्तान में गंदम महंगी हो जाएगी। और अगर आने वाले साल में हमने इस शॉर्टेज को पूरा ना किया तो महंगी गंदम भी हमारे यहाँ हासिल करना एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। हमने कपास जो हमारी प्राइम फसल है, गंदम जो हमारी बहुत बुनियादी जरूरत है, इन सब चीजों में जिस तरह सेटबैक किया है सिर्फ गन्ने की कीमत पर, गन्ना सिर्फ हम लोगों को पैदा किया है क्योंकि हमारे जो मुख्तदर तबके हैं वो शुगर पैदा करते हैं और उसको भी हमने 100 रुपए से ऊपर 125 पता नहीं कहते अब हो गई है, वहां तक पहुंचा दिया है। ये बात बताती है कि हमारी पॉलिसियां क्या रही हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ थी ज़राअत वो कहाँ पहुंची है, कितने बिलियन। मीर साहब, सर जब भी इन तमाम मसाइल के हवाले से, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है, रोटी तो हर किसी ने खानी है ना, महंगाई तो किसी के भी काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए भी। सर जब हुकूमती नुमाइंदों से बात होती है तो हर चीज़ में माफियाज का सुनाया जाता है। जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो रास्ता गवर्नमेंट की जानिब से अपनाया जा रहा है, लग रहा है कि कोई अच्छी तब्दीली आ जाएगी या फिर अभी फौरी तौर पर इन हालात को काबू करना नामुमकिन है गवर्नमेंट के लिए भी? नहीं, माफिया कहाँ है फिर? माफिया गवर्नमेंट के अंदर है, यहाँ अंदर नहीं भी है तो उसको खत्म करना किसका काम है? करप्शन के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 0 टॉलरेंस से। 1 पैसा वापस नहीं लाया आप, सही करप्ट आदमी को पकड़ नहीं सके,
जिन सियासी लोगों पर मुकदमे कायम है उन पर एक बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मियासिम रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।